हेलो स्टूडेंट्स, हेलो नमस्ते, क्या हाल है आप लोगों के। तो शुरू करते हैं एनएससीसी के सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा टेंशनफुल हो सकता है, अगर ढंग से हैंडल करोगे तो समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग रिएक्शंस परफॉर्म द मल्टीपल प्रोडक्ट बेस H प्लस वाटर दिया है, तो भैया हमारे हिसाब से चूंकि यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है तो H जोड़ के यहाँ पॉजिटिव बनाओगे, और जब पॉजिटिव बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ कार्बोकेटान बनेगा, और कार्बोटान बनेगा तो आपके पास एल्कीन बनेगी, बिकॉज स्टेरिक क्राउडिंग जहाँ होती है सारी कहानी महाभारत उधर शिफ्ट हो जाती है। उसने कुछ नहीं लिखा, वन ऑफ द प्रोडक्ट कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, तो ऑफ कोर्स ये ब्रोमीन वाटर से डीकलराइज हो जाएगा। ओके कुछ बच्चे सोच सकते थे कि यहाँ बना दो, पर बेटा वाटर कंडीशन है, आप इधर अगर SN1 कर भी दोगे तो शिफ्टिंग करके पास मत लाना, क्योंकि पॉजिटिव के पास दूसरा पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड ए कैन प्रिपेयर बाय सुटेबल एल्कालाइट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। देखो ध्यान से, ये आपका हॉफमैन एल्कीन है, और हॉफमैन होने का मतलब बल्की बेस, तो देखो ये दो ऑप्शन खत्म। बल्की बेस का मतलब ये रहे, याद है टर्शियरी बुटॉक्साइड, तब्बू के नाम से याद कर सकते हो। और ऑप्शन क्या है बेटा, तो हॉफमैन बनानी है तो ब्रोमीन अच्छा है या फ्लोरीन अच्छा है? फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज नोन एज ए बैड लिविंग ग्रुप। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, हो सकता है आपके जो सीरीज है कुछ अलग आई हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर कुछ डिफरेंट हो। क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, कंसिडर द 3 सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी आपको दे रखा है 2.24 लीटर, इज फिल्ड विथ अ पिस्टन। ठीक है ना, फिटेड विथ पिस्टन, मतलब पिस्टन यहाँ पर इसके अंदर फिट है। इज कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो दे रखी है आपको, कौन कौन सी है? X दे रखी है, Y दे रखी है, Z दे रखी है। एज स्पेसिफाइड बिलो 273 केल्विन। द प्रेशर इज नॉट स्पेसिफाइड, प्रेशर आपको गिवन नहीं है। क्लियर है, समझ गए बात को? तो आपको ये पता चल गया होगा कि सभी जो कंटेनर आपको गिवन है, पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, सभी के अंदर जो मास है आइडियल गैस का वो 2.5 ग्राम है। ठीक है, और ए जो गैस X है उसका मोलर मास आपको गिवन है 40, Y का 80, Z का 20। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन ईच सिलेंडर इज द सेम। नंबर ऑफ मोलिक्यूल सिलेंडर के अंदर सेम होंगे। ठीक है, ये अपन देखते हैं यहां पर। देखो अपने पास क्या है, आइडियल गैस के लिए PV = nRT लगाएंगे। ठीक है, अच्छा यार, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R वैसे कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर P और V। अच्छा, और यहां पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? N होगा। करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन ईच गैस सिलेंडर, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, इज द सेम। सेकेंड है द एवरेज velocity of molecule in each cylinder is the same. Pressure of gas Z is the highest, और फोर्थ ऑप्शन है if the pressure in each cylinder is adjusted in 1 atmospheric at constant temperature, the volume of gas Z will be increase and those of the other two will decrease. ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आपको प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यार यहां पर देखेंगे आप, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन ईच सिलेंडर इज द सेम। नंबर ऑफ मोलिक्यूल, देखो यहां पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होगा। अच्छा, जिस गैस का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, किसका मोलिकुलर वेट मैक्सिमम है? Y का, फिर X का, Z का क्या है? मिनिमम है। तो यहां पर जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो मोल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास कंटेनर है X Y Z, तो यहां पर मोलिकुलर वेट Y का मैक्सिमम है, Z का मिनिमम है, तो यहां पर मैक्सिमम मोल आएंगे।
और यहां पर आने वाले हैं आपके पास मिनिमम मोल। ठीक है, जब मैक्सिमम मोल है आपके पास तो यहां पर इसका जो आपको प्रेशर मिलने वाला है, ठीक है, वो प्रेशर क्या मिलेगा आपको यहां पर देखो, प्रेशर ऑफ जेड इज हाईएस्ट। जेड के अंदर क्या मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम मोल है और नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, प्रेशर। यदि आप मोलिकुलर वेट से भी देखेंगे तो मोलिकुलर वेट की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जेड का मोलिकुलर वेट क्या है, मिनिमम होने की वजह से यहां पर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक तो सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, पहला ऑप्शन क्यों नहीं जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन सिलेंडर इज सेम थोड़ी ना होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर सभी का मास क्या है, इक्वल है। मोलिकुलर वेट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो जा नहीं सकता, फर्स्ट नहीं जा सकता। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन आपने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल इन ई सिलेंडर इज सेम। यहां पर ये एवरेज स्पीड की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो होता है अपने पास 8 RT/πm। तो ये मोलिकुलर मास की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस सबका मोलिकुलर मास डिफरेंट होने की वजह से यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, बताइए आप, डिफरेंट मिलेगी। सेम तो मिल ही नहीं सकती। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नहीं जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सी के अंदर क्या मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि मोलर मास क्या है, सबसे कम है। ठीक है ना, मतलब जेड का जो मोलर मास है वो सबसे कम है। चलो ठीक है, देखते हैं अगला। इफ द प्रेशर इन ईच सिलेंडर इज एडजस्टेड 1 एटमॉस्फेरिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, एडजस्ट कर दिया 1 एटमॉस्फेयर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। द वॉल्यूम ऑफ द जेड विल बी इंक्रीज एंड दोस द अदर टू विल डिक्रीज, ठीक है ना। तो यार अपन यहां पे क्या करेंगे, यहां पर सभी को 1 ATM पे अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। टेम्परेचर भी क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो यहां पर यदि मैं एवरेज निकाल लूं, इसका एम एवरेज निकाल लूं तो कैसे निकलूं, एम एवरेज कैसे निकालूंगा, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन करने वाला हूं वो मोलर मास से करने वाला हूं। एवरेज मोलर मास यहां से फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो मास ऑफ फर्स्ट गैस कितना है, 2.5 ग्राम, प्लस मास ऑफ गैस एक्स क्या है, 2.5 ग्राम, अपॉन साथ में मास ऑफ सेकंड गैस कितना है, वो भी 2.5 ग्राम वाई का, और जेड का भी कितना है, 2.5 ग्राम। मोल्स कितना आएगा, मोल्स देखेंगे यार, यहां पर मोल्स जो आएगा इसका 2.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 40। यहां से कितना आएगा, प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 80। यहां से देखेंगे 2.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बताएं, 20। तो यहां से यदि आप निकालोगे, सोल्व करोगे, तो यहां पर ये जो आएगा वो 34.25 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है। तो यार अब देखो, तो यहां पर क्या है, ठीक है, तो यहां पर देख रहा है, इफ द प्रेशर इन जेड गैस द वॉल्यूम ऑफ जेड विल बी इंक्रीज, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ जेड विल बी इंक्रीज। हाँ, क्यों, क्योंकि यहां पर जेड के मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जेड का मोलर मास एवरेज मोलर मास से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जेड का मोलर मास क्या है, कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। मोल्स ज्यादा हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो आपका जो आंसर जाना चाहिए 3 और 4th ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है गैस स्टेट का है, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सैंपल ऑफ MCl2 वाज फाउंड टू बी कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ MOH का होल ट्वाइस, मतलब MCl2 है, उसकी रिएक्शन MOH2 के साथ आप करवा रहे हो, ठीक है। ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में है। अब यार यहां से रिएक्शन करवाने के बाद में, अच्छा इसका सॉल्यूशन बना है, ये टोटल मास कितना गिवन है, 30 ग्राम गिवन है, ठीक है। क्लियर है,
बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, देखो आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। डिजोल्व इन 60 ml ऑफ 0.4 MSCl, इट मींस 60 ml है किसका, ऑफ 0.4 MSCl, ठीक है। गिवन सॉल्यूशन y सॉल्यूशन बन रहा है भाई 20 ml ऑफ 0.4 MnOH। अब इसके साथ अपन 20 ml ऑफ 0.4 MnOH, इसका मतलब HCl जो है ना, HCl, उसी HCl जो है वो MOH2 के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और NaOH, दो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहां पर कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। देखो, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सिस HCl सॉल्यूशन Y, न्यूट्रलाइजेशन हो गया भाई। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो इसको करते हैं। और आपसे पूछा गया है, सोचने वाली बात है, पूछा गया है परसेंटेज ऑफ MOH2 इन द सैंपल। अब कैसे निकालेंगे भाई, क्या इसको ग्राम इक्विवेलेंट से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखो यहां पर मास निकालूंगा, मास किसका, MCl2 का मास निकालूंगा, ठीक है ना। MCl2 क्या, इट मींस सॉरी MOH2, MOH का होल ट्वाइस उसका मास फाइंड आउट करके टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा। देखते हैं कैसे, क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखिए ये देखो, हाँ, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MOH का होल ट्वाइस प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। दोनों के साथ रिएक्शन करने वाला है, इक्विवेलेंट तो हमेशा बराबर होते ही हैं। बताओ इसकी मोलरिटी कितनी है, बताओ 0.4 इंटू n फैक्टर 1 है इंटू 60, इसका तो निकालना ही है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ MOH का होल ट्वाइस बेस है ये, और ये NaOH का कितना है 0.4 इंटू 1 n फैक्टर इंटू 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ MOH2, बताओ कितना आएगा, ये आएगा 24 आएगा। 24 में से 8 माइनस करोगे तो 16 मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, 16 मिली इक्विवेलेंट आएगा। अब क्या करेंगे, यहां से मोल, ठीक है ना, मोल्स ऑफ MCl2, MCl2 क्या, MOH2 की बात हो रही है यार, है ना, पेज चेंज हो गया तो ऐसा लग रहा है अपन को। अच्छा कितना आ रहा है, 16 मिली इक्विवेलेंट को 16 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 2 इसका n फैक्टर आ जाएगा। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ MOH2 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट। चलो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 8 इंटू 10⁻³ और देखो यार यहां से मोलिकुलर वेट कितना है इसका, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कितना गिवन है, देखें यार यहां पर 65 गिवन है, तो ये 65, तो यहां से अपन निकालेंगे तो यहां से मास आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ MOH2, इसका जो मास आएगा 8 इंटू 10⁻³ इंटू 65 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास 30, और यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आएगा कौन सा वाला, जो भी आपका आंसर है, ये आंसर आएगा 1.7%, ठीक है। और आपने देखा कि इसका आंसर है 1.7 और आंसर गया A, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है पैरेलल रिएक्शन का, दो पैरेलल रिएक्शंस आपको दी हुई हैं और दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K1 और K2 दिए हुए हैं, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जीज डिफरेंट है EA1 एंड EA2, बट हाँ आपको दोनों की एक्टिवेशन एनर्जीज में रिलेशन दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि सेकंड की एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट से 3 टाइम्स है, और यहाँ पर साथ में ये भी कहा गया है कि दोनों के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मीन्स आरएनएस कांस्टेंट सेम होंगे। मीन्स क्वेश्चन इतना इजी था कि आपको दोनों पैरेलल रिएक्शन में आरएनएस इक्वेशन लिखनी थी। फर्स्ट पैरेलल रिएक्शन पर आरएनएस इक्वेशन होगी K1 इक्वल्स टू
ए ई टू दी पावर माइनस E1 अपॉन RT, और यहाँ पर हम RNS इक्वेशन लिख सकते हैं K2A इंटू ई टू दी पावर माइनस E2 अपॉन RT। अब कहा गया है कि A सेम है, आपको K1 K2 को रिलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो K1 अपॉन K2 मिलेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म एक साथ कर दी जाए तो ई टू दी पावर E2 माइनस E1 अपॉन RT आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में E2 और E1 में रिलेशन दिया हुआ है, E2 इक्वल्स टू 3E1 है, तो E2 को हम रिप्लेस कर दे 3E1 से, तो यहाँ आपको 2E1 मिलेगा, तो ई टू दी पावर 2E1 अपॉन RT। तो रिजल्ट हमें मिलेगा K1 इक्वल्स टू K2 ई टू दी पावर 2E1 अपॉन RT, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन एक लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेम की गई है, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। KClO3 आयरन से रिएक्ट करता है, O2 यहाँ पर बनता है, KCl FeO बनता है, और कहा गया है द रिक्वायरमेंट ऑफ O2 पर एस्ट्रोनॉट पर डे। एक दिन के लिए एक एस्ट्रोनॉट को पर डे 500 लीटर O2 की रिक्वायरमेंट होती है, और ये 500 लीटर O2 हम 1 atm 300 केल्विन पर मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर दिया हुआ है तो यहाँ से आप O2 का मोल कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप O2 का मोल कैलकुलेट करेंगे PV अपॉन RT से, और PV अपॉन RT से जो O2 का मोल कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम 500 लीटर दिया हुआ है, और R की वैल्यू 0.082 आपको लिखनी है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। मान लेते हैं कि ये O2 के मोल आपको X मिलेंगे, लेकिन ये जो O2 आपने कैलकुलेट किया वो पर एस्ट्रोनॉट पर डे है, और आगे आप देखिए आपसे KClO3 पूछा जा रहा है, बट ये KClO3 पूछा जा रहा है फॉर 2 एस्ट्रोनॉट टू बी इन स्पेसक्राफ्ट फॉर यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा फॉर 10 डेज। 10 डेज के लिए बात की जा रही है। तो अगर पर डे के लिए इतना O2 रिक्वायरमेंट है तो 10 डे का रिक्वायरमेंट कितना होगा, पर एस्ट्रोनॉट इतना रिक्वायरमेंट है तो 2 एस्ट्रोनॉट के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो इस केस में अगर हम O2 रिक्वायरमेंट देखें, यहाँ पर अगर O2 की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो O2 की रिक्वायरमेंट होगी X पर एस्ट्रोनॉट पर डे था, तो फिर 2 एस्ट्रोनॉट के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 10 डेज के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 20x O2 की रिक्वायरमेंट होगी। और इस पर अब KClO3 का कितना मोल नीडेड होगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, और अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपको 1 मोल O2 चाहिए तो 1 मोल KClO3 चाहिए, मीन्स इतना ही मोल हमें किसका लेना पड़ेगा, पोटेशियम क्लोरेट का। तो KClO3 के रिक्वायर्ड मोल्स आपको मिल जाएंगे 20x, और इसे इसका मास में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो KClO3 का मास हो जाएगा 20x इंटू 122.5। x की वैल्यू आप PV इज इक्वल टू nRT से कैलकुलेट कर चुके हो, वो x आप यहाँ पर रखोगे, देन यू विल गेट अराउंड 49.7 और 49.8 किलोग्राम। बट मास को केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो केजी में आपको ऑलमोस्ट इतना मिल जाएगा। तो इतना किलोग्राम KClO3 रिक्वायर्ड होगा फॉर 2 एस्ट्रोनॉट फॉर 10 डेज। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 15 ग्राम स्टीम जो कि 373 केल्विन पर दी हुई है इज पास्ड इन 250 ग्राम ऑफ H2, लिक्विड फेज में आपको गिवन है इन क्लोज्ड कंटेनर एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर आपको दिया हुआ है, और इसके कॉन्टेक्ट में हमने रखा हुआ है, यहाँ पर इसके कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है वेपर फेज को, H2O वेपर फेज को, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आपको 15 ग्राम गिवन है। ये टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन, और लिक्विड फेज के लिए टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298 केल्विन। और ये कहा गया है कि ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और आपको वॉल्यूम और एंट्रोपी का कंपैरिजन करना है। वॉल्यूम और एंट्रोपी का कंपैरिजन करना है तो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर आपने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया। तो देखिए क्या 373 केल्विन पर जो वेपर फेज है क्या ये लिक्विफाई होगी, ये इसके कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पर कहा भी गया है कि फाइनल स्टेट जो है वो लिक्विड होगी, मतलब ये कंडेंस भी होगा, और कंडेंस होने के बाद इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और ये कंप्लीट लिक्विड जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आएगा। बट यहाँ पर डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए हमें एंथैल्पी चेंज यानी कि हीट ऑफ कंडेंसेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन होना चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हीट कैपेसिटीज गिवन नहीं है,
तो हम डेल्टा एस इंडिविजुअल स्टेप से इस कंप्लीट प्रोसेस का डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहां पर देखा जाए तो कंप्लीट एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, तो एक एडिशनल हिंट और दिया हुआ है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड में जो प्रोसेस हो रहा है हम जानते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ का जो एंट्रोपी चेंज है, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। अब टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना होगा, 0, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम का कोई इंटरेक्शन नहीं है। मीन्स ये कंफर्म है कि सिस्टम की एंट्रोपी, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। तो एंट्रोपी इंक्रीजिंग, बाकी अगर एंट्रोपी चेक करना है तो हमें और डेटा चाहिए थे। हमें मास गिवन था बट मास के साथ हीट कैपेसिटीज गिवन होनी चाहिए थी, हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर आपको गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशंस के बेसिस पर एंट्रोपी को इंक्रीजिंग कंसिडर कर रहे हैं। एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, साथ में वॉल्यूम का कंपेरिजन करना है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि वॉल्यूम का कंपैरिजन किससे करना है, क्या हमें पहले जो लिक्विड वाटर का लेवल है और बाद में जो लिक्विड वाटर का लेवल होगा क्या हमें उसका वॉल्यूम कंपेयर करना है, या फिर इस कंप्लीट सिस्टम में जिस मिक्सचर ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है इसको फाइनली जो वाटर मिलेगा उसके वॉल्यूम से कंपेयर करना है। तो अगर हम इसे फाइनली वाटर के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस प्लस लिक्विड जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो उस केस में वॉल्यूम डिक्रीजिंग होना चाहिए। और अगर हम केवल लिक्विड के वाटर लेवल को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले जितना लिक्विड था आपके पास लिक्विड के मोल अब ज़्यादा हो गए हैं, तो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज होगा बट वॉल्यूम फिर उस केस में इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मिक्सचर के केस में बात करें तो मिक्सचर के केस में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले दोनों मिलकर के जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब केवल लिक्विड होगा तो वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा और एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो उस रेस्पेक्ट में हम डी को सेलेक्ट करेंगे। और अगर केवल वाटर का लेवल कंपेयर करें तो फिर उस केस में वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। ओके, एक और आसान क्वेश्चन है जो केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। कंसिडर द गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट 473 केल्विन। इसका डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, डेल्टा एच को देख सकते हो ये नेगेटिव है, इससे ये कंफर्म है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या चेंज करें जिससे हमारे पास इक्विलिब्रियम पर H2 के मोल मैक्सिमाइज हो जाएं। H2 का मोल हमें इंक्रीज करना है, तो टू इंक्रीज मोल्स ऑफ H2 प्रेशर और टेम्परेचर को कैसे चेंज करना चाहिए। मतलब पहले हमें डिसाइड करना होगा कि H2 इंक्रीज करना है, मतलब हम इस प्रोसेस को, हम इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करना चाहते हैं। और बैकवर्ड शिफ्ट करने के लिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये बैकवर्ड जाएगी बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रेशर आप देखिए इस तरफ गैसियस मोल्स 0 हैं, उधर गैसियस मोल्स अवेलेबल हैं, और प्रेशर इंक्रीज करने पर हम लोअर गैसियस मोल्स की तरफ जाते हैं और हमें मोर गैसियस मोल्स की तरफ जाना है, तो हमें यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व आपको गिवन है और पूछा गया है कि कौन सा ऑर्डर होगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें ये पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। जीरो ऑर्डर के लिए प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि यहाँ पर आपको ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग दिया हुआ है। तो कंफर्म है कि जीरो ऑर्डर तो नहीं है, एक ऑप्शन में जीरो ऑर्डर है, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट होगा नहीं। और फर्स्ट ऑर्डर आप कंफर्म कर सकते हो, 150 से 75 इस ग्राफ का डेटा आप देख सकते हो, अलग अलग प्रेशर दिए हुए हैं और इनके रेस्पेक्ट में आपको टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट देखने को मिल रही है, हाफ लाइफ कांस्टेंट देखने को मिल रही है, इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होगी और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम आप रेट डिफाइन कर रहे हो, तो प्रेशर की यूनिट टोर होगी और टाइम की यूनिट सेकंड है, तो टोर पर सेकंड ये रेट की यूनिट होनी चाहिए, मीन्स सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट होने चाहिए, जो कि आपको डी में गिवन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री का। कंसिडर द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, क्या है,
2A given C plus D. The observation for kinetic study the above unimolecular elementary reaction 298 Kelvin are given the table below. ठीक है, इस मीन्स ये कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी. ठीक है, t इक्वस टू टाइम जो है आपको गिवन है. यहां पर आप देखिए 0 है और यहां पर टाइम कितना है 10 और यहां पर t, और आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ t मिनट्स में निकालना है, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो करते हैं. तो देखिए यार, यहां पर अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है जो ए रिएक्टेंट है मोलिरिटी की फॉर्म में. तो चलो करते हैं. यहां पर सबसे पहले मैं k निकालूंगा और यहां पर 2.303 अपॉन t मीन्स 10 मिनट पे डालूंगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.35 और फाइनल कंसंट्रेशन जो t टाइम के बाद में जो a की रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो है आपके पास कितनी 0.035. यार ये तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 0.2303. ठीक है ना, पर मिनट. अब आपसे निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि जब ए की कंसंट्रेशन इतनी हो जाए उसके लिए टाइम कितना लगेगा. फर्स्ट ऑर्डर में 2 बार लगा दो, के तो कांस्टेंट रहेगा. तो यहां पर t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू 0.2303 और यहां पर आ जाएगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.35 डिवाइडेड बाय 0.00 कितने 3035. ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 आ रहा है. t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 log 10. log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी. तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा बताओ 30 मिनट. 30 आंसर आ जाएगा 30 मिनट. ठीक है ना, आंसर जाएगा बी ऑप्शन. तो आपको पता चल गया होगा ये जो क्वेश्चन है अपने पास केमिकल काइनेटिक्स का है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इजी सा क्वेश्चन आया है तुम्हारे